हेलो स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक देखते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट विल द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में जब भी किसी में पूछा भी इस पे ये चार्ज है या वो चार्ज है, तो आप कहेंगे जो चार्ज है वो प्रोटॉन के कारण कभी नहीं होता, दैट इज ओनली ऑफ रीजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, बढ़ जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद रबिंग है, फ्रिक्शन के कारण हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मैंने मान लिया सपोज ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, तो ग्लास रॉड सिल्क को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ जाएंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी, मतलब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना बॉडी से, तो ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन ग्लास रॉड का कम होता है, इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली निकल जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली निकल जाते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये कहें चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल नेट चार्ज जीरो ही होता है इनका अगर कॉम्बिनेशन देखें, क्योंकि पहले भी न्यूट्रल थे वो बाद में भी न्यूट्रल रहते हैं। तो ये बेसिकली ड्यू टू रबिंग है। इसके अलावा जो चार्ज की फॉर्मेशन है वो ड्यू टू इंडक्शन होती है। इसका आपका कोई ना कोई डायग्रामेटिकली न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे वो कहते हैं सपोज ये है, ये हमारी पॉजिटिव है और ये दो बॉडी हैं, ये दोनों भी न्यूट्रल हैं। तो ये पॉजिटिव जब इसके नज़दीक आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो आप इसको अलग कर दीजिए, तो ये जो बॉडी है ये अब टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगी। ठीक है, दिस इज द मतलब प्रोसीजर टू प्रोड्यूस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो आगे चलते हैं। चार्ज की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो इसके कारण जो उसकी सीजीएस सिस्टम है, एसआई यूनिट में चार्ज की यूनिट कूलम होती है और सीजीएस यूनिट में तीन नाम है इसके, ऐसे याद कर लेने। फ्रैंकलिन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कूलम है, ईएसयू जिसको कहते हैं फ्रैंकलिन, ईएसयू, एंड नेक्स्ट वन इज स्टैट कूलम। ऑल द थ्री थिंग्स आर सेम। ठीक है, तीनों का नेचर सेम है। 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। ठीक है, तो ये हमें याद हो जाएगा। ईएसयू भी लिखते हैं इसको। इसके आगे हम चलते हैं जल्दी जल्दी। तो हम चार्ज की प्रोडक्शन ड्यू टू, जैसे ये क्वेश्चन बहुत जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क है, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी है, तो ये बॉडी सी है। अगर तीनों का साइज सेम है तो इसको कंडक्शन कहते हैं। जैसे मैंने मान लिया इसके पास 10 कूलम है, इसके पास भी 10 कूलम है और इसके पास भी 8 कूलम है, सपोज मान लिया। जब उसने कहा पहले इन दोनों को टच किया, जब टच किया तो ये इन दोनों में चार्ज ट्रांसफर होगा। तो ये टोटल चार्ज कितना है, 10 10 10 20। तो 20 का आधा यानी इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। सर नहीं समझ में आया। इसमें 6 कूलम ले लीजिए, ये 6 कूलम यहाँ के यहाँ पर टच कर दिया। 6 कूलम 10 कूलम टोटल कितने हुए सर, 16 कूलम। क्योंकि बॉडी आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस सेम है, तो इस पर भी 8 कूलम आ गया और इस पर भी 8 कूलम आ गया। ठीक है सर, इसको भी यहाँ पर जाके टच किए, ये 8 कूलम है, ये 8 कूलम है, कोई चेंज नहीं होगा। इसके पास 8 कूलम है, इसके पास 8 कूलम। यानी कहने का बात ये है, अगर चार्ज की जो डाया है वो सेम है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। इसके अलावा देखिए, ऐसे देख लीजिए, सपोज इसके पास 4 कूलम चार्ज है, इसका डाया 2 मीटर है, इसके पास 8 कूलम चार्ज है, इसका डाया 4 मीटर है। तो पूछेंगे व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर। मैंने मान लिया यहाँ से, वैसे तो देखो पोटेंशियल चेक किया करो किसका ज्यादा है। इसका पोटेंशियल KQ/R है, इसका पोटेंशियल भी KQ/R है। अगर KQ/R करके देखें तो Q इसका 4 कूलम है, रेडियस इसका 2 मीटर है, तो यानी इसका 2K आ गया ये। तो इसको देखें, चेक करें, V = KQ/R लगाएं इसमें। तो K तो K है, Q कितना है 8, R कितना है 4, यानी ये वाह क्या बात है, 2K। इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, अगर मैंने इसमें 16 कूलम ले लिया तो अब चार्ज ट्रांसफर होगा। हाँ, अब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, KQ/R इसका ज्यादा, मैंने मान लिया। वैसे किसी भी तरफ से किसी को चार्ज दे दीजिए, लेकिन मैं इसमें बोलता हूँ इसको Q चार्ज दे दिया। तो यानी इसमें जो चार्ज है वो 4 + Q आया, ये 2 मीटर है। इसका जो चार्ज है वो 16 - Q है। इसमें एक बच्चा गलती करता है, देखो उसने चार्ज तो ट्रांसफर कर दिया, तो जब पोटेंशियल इक्वेट करेगा वो भी ठीक है, KQ/R लगाएगा, इसमें भी कोई गलती नहीं आएगी। ठीक है, KQ/R लगाएगा, इधर तक कोई बच्चा गलती कम ही करता है। तो 2 × 2 = 4, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, K और K ने मार दिया, 2 × 4 = 8 + 2Q। जल्दी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। 16 - Q अपने आप चेक करना। 3Q = कितना हो गया हमारा, 16 + 8 = 24, यानी Q हमारा आ गया 8 कूलम, यानी हमारा 8 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। यानी अब ध्यान रखना है, ये आंसर नहीं है हमारा फाइनल, ये तो चार्ज ट्रांसफर है। अगर 8 कूलम इधर आया तो ये कितना हुआ, 12 कूलम, और 8 यहाँ से गया, ये कितना हो गया सर, ये 8 कूलम। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर है। तो ऐसे चार्ज ट्रांसफर देखना भी, कितना चार्ज कहाँ से किस तरफ जा रहा है। इसके आगे चलें तो जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, Q = Ne, ये हमें मालूम है, ± Ne दुनिया का सबसे छोटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फ्री स्टेट में मिलता है। बात करें क्वार्क्स की तो वैसे पूछा नहीं जाएगा,
लेकिन फिर भी याद कर लेना ये फ्री स्टेट में नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे चार्ज मिलते हैं उसमें E-E/3 और 2E/3 ये दो छोटे चार्ज मिलते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है। बट रेयर चांस है इसके बारे में पूछेंगे। मिनिमम चार्ज इन द नेचर इज E, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जैसे एक कमरे में बहुत सारे चार्ज रख दिए 2 कूलम 4 कूलम, तो इन सबको -3 कूलम सबको ऐड कर दीजिए, तो जो चार्ज है वो कूलम 4 5 6 6 9 3 यानी 3 कूलम चार्ज एडिशन से चलता है। ये फॉलो करना। एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे उसने कह दिया 2 कूलम चार्ज है, इसका मास 2 ग्राम है। एक 4 कूलम चार्ज है, इसका मास 2 ग्राम है। एक 6 कूलम चार्ज है, इसका मास भी 2 ग्राम है। कहते तीनों को चलाया, बताओ क्या हुआ, मास चेंज हुआ। वैसे तो एक ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ये चार्ज को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से भगा दें तो चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। वाइल जो मास है वो बढ़ जाता है, मास वेरी करता है और चार्ज वेरी नहीं करता, वेरी नहीं करता। तो ये याद रखना आपने, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें चार्ज से पहले, हाँ ठीक है, ऐसे भी आ सकता है चार्ज। चलो ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ये 2 पिथ बॉल का क्वेश्चन है। जैसे ये दोनों के पास चार्ज सेम है, अगर दोनों के पास चार्ज सेम है और मास भी दोनों का सेम है तो ये दोनों रिपेल करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों का, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अभी मैंने बात की एक के पास चार्ज Q है और एक के पास चार्ज Q है, लेकिन दोनों का मास सेम है तो भी एंगल थीटा रहेगा। ये जो एंगल है वो मास पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज पे, क्योंकि देखो फोर्स तो म्यूचुअल होती है। जो फोर्स 2Q पे लगेगी वही फोर्स Q पे लगेगी, ऐसे नहीं है फोर्स Q पे डबल लग जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भी फोर्स कौन से चार्ज पे बड़ी है, जिसका चार्ज बड़ा है या जिसका चार्ज छोटा है, दोनों पे फोर्स सेम लगती है। तो जो वेट है वो नीचे एक्ट होता है, इसका मास इंटू ग्रेविटी, ये मास इंटू ग्रेविटी। अब बात करें ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा लगाएं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी F/mg होगा। तो F तो दोनों की सेम है, अगर जिसका मास ज़्यादा हो गया उसका थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जिसका मास बड़ा होगा उसका, जैसे इसका मास मैंने मान लिया 2m है, तो ये इतनी दूर ना जाके ये कुछ इधर ही आ जाएगा, ठीक है, उसका एंगल कम हो जाएगा। चलो सर ये भी क्लियर है हमें। एक याद रखना, जब भी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है, जैसे ग्लास रॉड पॉजिटिव थी और सिल्क था नेगेटिव, तो सिल्क का जो मास है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो वो बढ़ जाता है। जो पॉजिटिव दो चीज़ों को रब करते हैं, पॉजिटिव बॉडी का मास कम हो जाता है, नेगेटिव बॉडी का मास बढ़ जाता है। इसके आगे चले कूलम्स लॉ की बात करें तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो स्केलर फॉर्म में 1/4πε0 Q1/Q2/r²। एक क्वेश्चन तो लाजमी है, इससे आना ही आना है, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इस टोटल की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। ये Q1 Q2 चार्जेस होते हैं, इनको पॉजिटिव में नेगेटिव में आपने पॉजिटिव में पुट करने, ठीक है, Q1 Q2/r² लगाने ना। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है फोर्स का, वो कहता है मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 1/4πε0। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या है, E × E/r²। दिस इज द आंसर, मिनिमम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दिस वन। दूसरी बात वो कहेंगे वैक्यूम में फोर्स लग रही है F, तो मीडियम में कितनी लगेगी, क्योंकि हमें मालूम है मीडियम जो होता है, जैसे हम बात करें बेसिक फॉर्मूला, इसको सारे को याद कर लेना। चलो पहले ये देखिए, F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, पोटेंशियल वैक्यूम अपॉन पोटेंशियल मीडियम, कैपेसिटेंस मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन वैक्यूम। नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इज नोन एज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारा का सारा फॉर्मेट याद रखना है। उसने कह दिया देखो 2 क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, अगर फोर्स एयर में F है, एयर में F है तो मीडियम में कितनी होगी, दैट इज F/k। मीडियम में हमेशा फोर्स कम हो जाएगी, लेकिन उल्टा बोले मीडियम में F है तो वैक्यूम में कितनी है, तो वैक्यूम में तो बढ़ेगी क्या कम होगी, इससे बढ़ेगी, तो वो F/k हो जाएगी। ऐसे गलती मत करना, क्वेश्चन 2 तरीके से है, एयर में F है तो मीडियम में F/k है, मीडियम में F है तो वैक्यूम में F/k है। K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है, बाकी इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन है, बाकी सारी चीज़ों का डायमेंशन है बस, बट ऑल दीज आर द रेशियोज। तो ये क्लियर है। इस पर छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे सपोज ये 8 कूलम चार्ज है, ये आलिद वाले इसके पास कोई -2 कूलम चार्ज है, वो गेड़े दे रहा। -2 कूलम चार्ज तो ही गेड़े देगा अगर ये नेगेटिव होगा। तो इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो Q1 Q2/r² है, जो भी आ रहा है इसका r² है, इज इक्वल टू प्रोवाइड, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी mv²/r। तो ये m इसका मास है 2 कूलम का, ये जो रेडियस है वही डिस्टेंस है, v की वैल्यू पूछेगा वो, ठीक है। तो अगर वो टाइम पीरियड पूछे तो mv²r की जगह mr ω² लगा देना, ओमेगा की जगह 2π/t लगा देना, तो इससे आपका टाइम पीरियड भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रोटेशन वाला, अगर ग्रेविटेशन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगर कोई चीज़ घुमा रहे तो ऐसे करेंगे। तो बाकी ऐसे चार्जेस हैं, जैसे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो फोर्स इसके ऊपर लगेगी, इसका वेट नीचे गिरेगा,
तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन यहाँ पर 2 कूलम रखा है, यहाँ पर 6 कूलम रखा है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, डिस्टेंस पूछ लेंगे भाई, जहाँ पर सस्पेंडर है इसका वेट जो भी इसका मास होगा इनटू ग्रेविटी वो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब इसको बात करते हैं फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन 1 एंड 2 ये आपको डायरेक्ट आ सकता है, इसमें आप Q1 Q2 डालेंगे, इसके बाद R1 माइनस R2 डालेंगे, इसमें करली ब्रैकेट डालनी है और ये मॉड होगा R1 माइनस R2 की होल क्यूब। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से वेक्टर फॉर्म में फोर्स आनी चाहिए, F12 की जगह 2 कर देंगे तो भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के जो चुनिंदा क्वेश्चन है, जैसे वो कहता है भी एक मास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 4Q, बताओ कोई चार्ज रखो जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो एक बात याद रखनी है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, सिस्टम की बात करेगा तो चार्ज अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आना ही पड़ेगा, नेगेटिव। पॉजिटिव पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं लेकर आ सकता, तो इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अगर मैंने मान लिया डिस्टेंस टोटल d है, तो ये मैंने मान लिया x है, तो ये कितना हो गया d माइनस एक्स। तो आपने क्या करना है, पहले पोजीशन निकालनी है सेंटर वाले चार्ज को कंसीडर करके, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगी वो Q बाई एक्स के होगी, नेगेटिव चार्ज का नहीं लगाना है, इसके कारण K4Q इंटू Q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे आप किसकी पोजीशन निकालेंगे, KQ कैंसिल हो गया, ये 4x स्क्वायर है, कभी भी आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना, अंडर रूट कर देना, 4x स्क्वायर का अंडर रूट होगा 2x, इसका अंडर रूट होगा d माइनस एक्स, तो ये x आके 3x हो जाएगा, तो x इक्वल टू d/3 आ गया, ठीक है, यानी ये d/3 हो गया, तो ये जो आ गया आपका d माइनस d/3 हो जाएगा। तो सर ये हमें क्लियर है, ये पहले पोजीशन आ गई। फिर आपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेना है, एक कोने वाला चार्ज लेना है, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, इस चार्ज को पहले इसके कारण देखो अट्रैक्शन मिलेगी, तो ये फोर्स इससे लगेगी, वो होगी KQ बाय डिस्टेंस इज x, दैट इज d/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K, इसके कारण ये कहेगा चल भाग यहाँ से, ये इसको खींच रहा है, ये इसको भगा रहा है, सिस्टम है, तो सिस्टम में कोने वाला चार्ज जरूर पकड़ना होता है, KQ 4Q अपॉन डिस्टेंस d है, d का स्क्वायर, तो आपसे इसकी Q की वैल्यू निकालोगे जो कि ऑप्शन नेगेटिव में आएगा, आंसर नेगेटिव में है क्योंकि इसका नेचर नेगेटिव ही है। कभी भी क्वेश्चन को सिस्टम में इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो ऐसे ही करना है। और अगर अच्छा क्वेश्चन बोले तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन एक आधा आ सकता है इसमें, ठीक है, तो इतनी कोई खास बात नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन तो यही है, जैसे 2 कूलम है, ये 2 कूलम है, उसने पूछ लिया 1 कूलम पे कितनी फोर्स है, उसने ये डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, तो आप क्या निकालेंगे, पहले ये डिस्टेंस निकाला, ये √5 आया पाइथागोरस से, ये √5 आया, 1 कूलम पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसके कारण इधर लगेगी फोर्स जो कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर नहीं √5 का स्क्वायर नहीं 5 हो जाएगी। तो ऐसे ही इसके कारण जो फोर्स होगी वो भी इसकी लाइन ऑफ एक्शन में लगेगी, वो भी 2K/5 ही हो जाएगी। अब इन दोनों को बच्चे लिख देते हैं 4K/5, जो कि बिल्कुल गलत है, ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, तो इसके दोनों के कॉम्पोनेंट लेंगे 2K/5 का साइन थीटा, 2K/5 का कॉस थीटा, ऐसे ही 2K/5 का कॉस थीटा और 2K/5 का साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2K/5 कॉस थीटा दोनों के कंपोनेंट, इसका भी और इसका भी 2K/5 कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, नहीं 2 कर लो, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 2 है, हाइपोटेनस कितना हमारा √5, यानी 2K/5 कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस 2/√5, इज इट ओके, इनटू 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। थोड़ी सी मैथ्स में किधर गलती होगी वो आपने देखनी है, मैं तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा देने आपको। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, 2 चार्जेस हैं, दोनों रिपेल हो रहे हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, एंगल पूछ लेगा, तो ये फोर्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, अभी बता के आया हूँ आपको, तो ये mg है, तो ये जो एंगल होगा तो वो टेंजेंट थीटा से क्वेश्चन निकल जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेट, दैट इज फोर्स इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन वेट इज mg। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इसमें ये L दिया होगा, तो ये L cos थीटा, ये L sin थीटा, तो ये टोटल लेंथ जो हो जाएगी दोनों में 2L sin थीटा होगा। थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसके जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे फोर्स के, तो फोर्स मेरे को लगता है कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। तो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। तो जो मुझे याद में है बीच में क्वेश्चन बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला F/Q0 होता है, फोर्स पर यूनिट एस चार्ज। तो ये तब लगना है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पड़ा है Q0, तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लगती है F, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो F इज इक्वल टू Q0 होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता है, नेगेटिव उससे अपोजिट जाता है, ये हमें मालूम है। तो इसके अलावा पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होता है 1/4πε0 Q/r², तो ये भी हमें याद करना पड़ेगा। तो सर ये भी हमें याद है, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण है। तो अगर 3D में बात करें तो इसका रिजल्ट ये है 1/4πε0। अगर वेक्टर फॉर्म में याद करना तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 Q अपॉन, जैसे हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है, यूनिट वेक्टर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, तो यूनिट वेक्टर लेते हैं तो इसको r वेक्टर अपॉन r क्यूब कर देते हैं, ठीक है।
तो ये आर वेक्टर जो होता है वो ऐसे लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उसके बाद आर की जो वैल्यू होती है वो एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जेड का स्केयर का अंडर रूट होती है, तो उसकी पावर क्यूब है यानी 3/2 आ गया। सर मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आया, दूर दूर तक कुछ नहीं किया बेटा। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सर क्लियर है, ये तो ठीक है। तो जो आर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर होता है। तो अंडर रूट मीन यानी इसकी पावर 2 है और क्यूब करना है तो यानी 3/2 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस पूछे तो आपने इस चीज़ को छोड़ देना है, सिर्फ ये चीज़ देखनी है, ये वाली। ठीक है, अगर वाई एक्सिस में पूछे तो ये एक्स और जेड छोड़ देना है। 1/4% वाई जे कैप एक्स वाई स्केयर जेड स्केयर की पावर 3/2 आएगा। ठीक है, चलो जितना भी समझ में आया अच्छी बात है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जल्दी से हम रिजल्ट देखते हैं। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे तो इधर जाएगा और दूसरा इधर जाएगा। सॉरी ये गलत खींच दिया मैंने, ये ऐसे जाएगा। सर ऐसे क्यों, इस दोनों ऊपर क्यों नहीं बने? इधर रखोगे क्यू नॉट तो इधर भागेगा, इधर होगा तो क्यू नॉट इधर भागेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर इसको नीचे बना दिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये पूरा चार्ज है, ऐसे चार्ज बॉडी है, तो इसके कारण रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछी जाए, इसका ए रेडियस इसका एक्स है तो इसका फॉर्मूला याद करना है के क्यू एक्स अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये आपने याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग। तो चार्जिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेंटर पे 0 होती है। एक्स इक्वल टू a/√2 यानी रेडियस बाय √2 पर मैक्सिमम होती है, कुछ ऐसे जाती है। तो इधर मैक्सिमम होती है और इधर भी मैक्सिमम होती है, ये भी a/√2 है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू अ चार्ज रिंग इज एट अ डिस्टेंस रेडियस बाय √2। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर नीचे बनती है क्योंकि एक साइड दूसरी की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। इसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है, इसकी जो लाइन प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने याद करनी है। जैसे दो लाइन ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये आपको मालूम है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होती हैं। ऐसा कोई डायग्राम कंडक्टर दे देंगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर देंगे, पास नहीं हो सकती, ये गलत है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर 90 डिग्री पे जानी चाहिए, ये भी गलत है। तो अगर ऐसे दें तो ये सही है क्योंकि ये 90 डिग्री में एंटर हो रही है, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ऐसे जा रही है। अगर थोड़ा ऐसे दे दें तो साइड में से आएगी तो थोड़ा यहाँ पर इंड्यूस कर लेगी, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ऐसे, और यहाँ नेगेटिव से बाहर। सर ये ऐसे क्यों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये पूरा सरफेस का पॉजिटिव उल्टा हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव में एंटर होगी, पॉजिटिव से बाहर जाएगी 90 डिग्री पे। हमेशा 90 डिग्री पे जानी है, आपने 90 डिग्री देखना है। आपको कुछ समझ में ना आए, आपने कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री सबसे पहले देखना है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जहां भी लाइंस जाएं वो 90 डिग्री पे जाएं, ये आपने देखना है। फिर आते हैं डाइपोल के बारे में। डाइपोल माइनस और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन है। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट डिवाई है। इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसका जो प्रोडक्ट क्यू इंटू जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में 2a कहते हैं, सेंटर से सेंटर ए ये होता है, क्यू इंटू 2a कह देते हैं। तो ये हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये बाय कन्वेंशन है, इसके पीछे कोई क्लू नहीं है। हम एक्सियल लाइन की बात करें तो एक्सियल को दूसरा नाम बॉर्ड लाइन भी कहते हैं, बॉर्ड साइड कहते हैं इसको। बॉर्ड साइड अगर इस पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है। ए में डायरेक्शन भी इस तरफ है, अगर बी की रखोगे तो बी की डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो इन दोनों पॉइंटों की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी, क्योंकि ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, डायरेक्शन वो सेम है, यानी थीटा 0 होता है पी एंड ई में। चलो सर समझ में आ गया। तो इसका जो फॉर्मूला है आपने याद करना है। सबसे पहले तो शॉर्ट डाइपोल का याद करिए, एक्सियल का 2kp/r³। तो ये लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पूछ लेते हैं सर किससे प्रोपोर्शन है, तो वो r³ के प्रोपोर्शन होती है डाइपोल में, r स्क्वायर के पॉइंट चार्ज के लिए होती है। चलो वो बाद में लिखेंगे, पहले इसकी डिस्कशन लेते हैं। अगर ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है, ध्यान से देखना है। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं, जैसे उसने ये 1 सेंटीमीटर कह दिया और सेंटर से 10 सेंटीमीटर बोला, तो ये शॉर्ट डाइपोल नहीं होगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से पेयर हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा 2kpr अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर सॉरी 2kpr, इधर लिख देता हूँ 2kpr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। दिस इज फॉर नॉट अ शॉर्ट डाइपोल, दिस इज लार्ज डाइपोल। सिमिलरली अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, उसको ब्रॉड साइड नहीं कहा जाता, उसको ट्रांसवर्सल एक्सिस कहा जाता है। तो ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है। अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन जस्ट उससे अपोजिट होती है, 180 डिग्री लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में 180 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी इसकी रही वैल्यू की बात, ई की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव डालेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। kp/r होती है, 2kp नहीं होती। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है। अगर लॉन्ग डाइपोल की बात करेंगे, 2kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा फॉर्मूला आ जाता है इसका। तो ये हमारा लॉन्ग डाइपोल के लिए नहीं है, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर है।
अगर किसी और एक्सिस पे आके उसने कहा कोई भी एक्सिस नहीं है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, उसने एनी पॉइंट पे बात कर दिया, तो ऐसे करके ऐसे ये एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी जो वैल्यू है वो आपने याद करनी है, KP/R³ तो एज इट इज ही है, KP/R³ एज इट इज है, √3 cos k थीटा प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। आपको डाइपोल मोमेंट का जिस पॉइंट से मेजर करनी है उसका एंगल गिवन होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी, सपोज अल्फा एंगल पे है वो डायरेक्शन, तो वो हाफ टेंजेंट थीटा होता है। इसका रिजल्ट आ सकता है आपको, ये अगर एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी तो टेंजेंट अल्फा होता है, ये इसके साथ ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो अल्फा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मैंने मान लिया इधर है, इस डाइपोल के कारण है टाइनी पॉइंट पे, तो ये इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे डबल होती है इक्वेटोरियल लाइन के, बट नेगेटिव के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, +Q -Q, तो Q इधर लगता है और Q इधर लगता है, इसके कारण ये घूमता है, तो घूमने के कारण ये, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बात करें तो टॉर्क एग्जिस्ट करती है, फोर्स जीरो होती है नेट, तो क्योंकि एक इधर है फोर्स, एक इधर है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स भी जीरो नहीं होगी, टॉर्क भी जीरो नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म का आंसर अच्छा है, दोनों चीजें जीरो हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो फोर्स तो जीरो ही होती है, टॉर्क जीरो नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन आती है, अगर वो बोले इक्विलिब्रियम में, जैसे वो कहते हैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये अब घूमेगा कैसे, इस फोर्स इधर लगेगी, इसको इधर लगेगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में एंगल 0 डिग्री है, 0 मीन्स कम स्पेलिंग है, स्टेबल है। अगर ये +Q -Q करते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, थीटा 180 है, तो 180 ज्यादा है एंगल, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में अगर है तो उस पर ना तो फोर्स लगेगी ना टॉर्क लगेगी, क्योंकि वो घूम नहीं पाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसके पास फोर्स भी और इलेक्ट्रिक टॉर्क भी दोनों जीरो होंगे। टॉर्क तब जीरो नहीं होता जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल ना पड़ा हो डाइपोल, किसी और पोजीशन में पड़ा हो, ठीक है। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब थीटा 90 हो, क्योंकि टॉर्क का फॉर्म होता है PE sin थीटा, P×E कहते हैं जिसको, तो टॉर्क मैक्सिमम होता है व्हेन थीटा 90, तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू PE है जो थीटा 90 पे है, और हाफ तब हो जाएगी मैक्सिमम की जब थीटा 30 डिग्री होगा और साइन 30 1/2 होता है, तो वो PE/2 हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम 2 इज एट थीटा 30 डिग्री। तो ये मुझे लगता है समझ आ गया। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे स्टेबल पोजीशन पे इसको थोड़ा सा लाके छोड़ेंगे तो ये यूं ही घूमता रहेगा, जिसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो है हमारा डाइपोल वो मूव करता है, अगर उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से हिलाया जाए। यूं अगर पड़ा था, यूं हिला दे छोड़े तो यूं 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 करता डांस करेगा, ठीक है। उसका भी टाइम पीरियड होता है, वैसे वो मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं बढ़ता T = 2π√I/PE। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, PE इज द गिवन वैल्यू, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। I की वैल्यू अगर हम बात करें, ये -Q का मास m है, +Q का मास m है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m, क्योंकि डांस तो इसने सेंटर से ही करना है ना, इधर से करेगा, mr² होता है, ये भी a है और ये भी a है, 2ma² हो जाएगा, ma², ठीक है। तो I की जगह 2ma² लिखते हैं, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट इज डाइपोल, ठीक है। इसके बाद करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से पक्के बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। फाई इज इक्वल टू Q/ε, दिस इज द गॉस थ्योरम। इसके अलावा फ्लक्स इज E.ds, तो ये भी फॉर्मेट आ सकता है, दोनों फॉर्मेट आ सकते हैं। तो इस फॉर्मेट के जो बेसिक क्वेश्चन है, एक कमरे में 4 डाइपोल रख दो, 6 रख दो, 10 रख दो, डाइपोल के पास नेट चार्ज 0 यानी फ्लक्स 0 निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ऐसे कर देते हैं, एक चार्ज 2 कूलम रखा, उसका कमरा बड़ा बना दिया, कमरे को बड़े बनाने से फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये Q जो होता है ये चार्ज इनक्लोज होता है, वो तो चेंज नहीं हुआ, तो भी अभी फ्लक्स कांस्टेंट जो पहले था वो भी अभी है। तीसरा क्वेश्चन, अगर मैंने बोला ये 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 6 कूलम चार्ज है, तो उसने फर्स्ट और सेकंड बॉडी से फ्लक्स बोला, तो फर्स्ट बॉडी से 2/ε0 आएगा, जो सेकंड बॉडी है उसमें 6 और 2 भी उसके अंदर ही लेना है, तो वो 8/ε0 आएगा। उल्टा अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 10 कूलम बॉडी के सरफेस पे रखा, तो वो भी इनक्लोज ही माना जाता है, यानी 16 + 2 यानी 18/ε0 आएगा, यानी जो बॉडी पे चार्ज आ गया वो इनक्लोज ही माना जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो चार्ज इनक्लोज का क्वेश्चन आपको समझ में आया। चार्ज इनक्लोज के लिए 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, बाकी सारे E.ds के बनते हैं। इसके अलावा Q/ε0 के फॉर्मूले में जैसे उन्होंने रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया है, सेंटर पे 4 रख दिया है, तो इसको आपने यूं करके यूं बना दिया, मान लिया इसमें से पूरे से Q/ε निकलेगा, यानी आधे से कितना निकलेगा, Q/2ε0। वो आपने शेप से हिसाब से देखना है, क्वेश्चन ऐसे ही है, उसमें जानबूझ के वो यहाँ पर चार्ज देंगे, Q है वो 5 सेंटीमीटर बोल देंगे, यहाँ से पड़ा है, तो ये 5 सेंटीमीटर के बाद वो खुद ही ऐसे बोलेंगे Q की साइड 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये भी 10 ले लो, ये भी 10 ले लो, हाइपोथेटिकल बना के पूरा Q बन जाएगा।
तो ये पूरा क्यूब बन जाएगा, तो उसमें हम उसको कैद कर लेंगे। तो यानी एक साइड से, यानी पूरे क्यूब से कितना निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना निकलेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेसेस, अगर 2 फेसेस से पूछेगा तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एक फेस से है, इंटू 2 कर दोगे यानी क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये तो चार्ज का था, ठीक है। तो इसको भी याद करना है, अगर वो कहते हैं ऐसे क्यूब है, उसको एक कोने में यूं करके यूं चार्ज रखा है, तो इससे फ्लक्स कितना लिंक्ड है, देखो आप ऐसे बना लीजिए, क्यूब पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा, तो ये चार्ज इंक्लूड हो जाएगा, यानी इसके साथ क्यूब है 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर वो इस चार्ज को इसकी जगह कोने पे रख दें, सर कहाँ रख दें, कोने पे रख दें, अगर इस कोने पे रखें तो इस क्यूब को सेंटर, इस चार्ज को सेंटर में लेकर आने के लिए ऐसा ही एक क्यूब इधर नीचे ऐसे, अभी ये फेस पे और 4 उसके ऊपर रखेंगे, यानी टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे। तो इस क्यूब के साथ 8 बाय क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट लिंक होगा। दिस आर फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब एंड चार्ज इज प्लेस्ड हियर। तो इसके अंदर भी अगर वो बोलें 3 फेस पे फ्लक्स बिल्कुल लिंक नहीं होते, 4 यहाँ पड़ा है, यानी 4 के साथ ये वाला फेस, एक तो ये वाला, एक ये वाला पूरा, और एक ये नीचे वाला जो उसके साथ एडजॉइंट फेस हैं, जो उसके साथ एडजॉइंट फेस है, उसके साथ फ्लक्स नहीं लिंक होती, वो बस ये एक और ये पीछे वाला और ये तीसरा जो इसके साइड में है उससे फ्लक्स लिंक करेगा। यानी एक फेस के साथ क्यू बाय 3 फेस पे लिंक हो रहा है, यानी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट लिंक होगा। यानी एक क्यूब के साथ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, अगर उसके एक सरफेस से पूछेगा तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद बड़ा सिंपल से कोई भी डायग्रामेटिकली बना के ना, देखो इसके ऐसे नहीं, इसमें एक कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक टोटल नंबर बोले व्हाट इज द टोटल नंबर लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम 2 कूलम चार्ज, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इजेक्टिंग फ्रॉम 2 कूलम चार्ज 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस। दूसरी बात, अगर हम इस चीज पे आ जाते हैं, जो फील्ड अंदर आती है एरिया वेक्टर उसके साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, यानी इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है। वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बाहर ऐसे आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर जा रही है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इसका फ्लक्स आउटगोइंग हमेशा पॉजिटिव होता है। जब किसी बॉडी पे चार्ज नहीं होता, इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर होता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर 0 आ जाते हैं। वाइल अगर पॉजिटिव बॉडी है तो फ्लक्स बाहर ज़्यादा निकलता है, अंदर कम आता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आ रही है, अंदर से कम बाहर जा रही है, तो ये नेगेटिव है। यानी अगर लाइन ऑफ फोर्स अंदर ज़्यादा आ रही है, बाहर कम जा रही है, वो नेगेटिव चार्ज होगा। ये बड़ा सिंपल है। हो गया सर, हो गया। तो अभी बात करें, जैसे ये सिंपल से क्वेश्चन है, वो बोले यूं करके, यूं बोले फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस। आपको कर्व्ड सरफेस से कुछ नहीं लेना, आप इसका रेडियस आपको मालूम है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो फ्लक्स एंटर करेगा वही बाहर जाएगा, क्योंकि इस बॉडी पे चार्ज नहीं है। तो जो फ्लक्स एंटर हो रहा है ई इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस का हो रहा है, क्योंकि माइनस क्या है, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना ही बाहर जाएगा, तो वो प्लस के साथ आएगा, यानी फ्लक्स कितना निकला, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो फ्लक्स का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होगा। अगर वो बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, वो पूछें फाइंड एरिया वेक्टर, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया 8 मीटर स्क्वायर, जो एरिया है वो एक्स वाई प्लेन का है। कौन सा प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का। देन यू हैव टू फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद फ्लक्स, फ्लक्स इज ई डॉट ए, सिंपल फॉर्मूला है। एक्स वाई प्लेन का जो एरिया वेक्टर है, जो ये दोनों प्लेन होंगे उससे अपोजिट प्लेन लेना है, जेड प्लेन लेना है। तो यानी जो ए वेक्टर है वो हमारा जेड एक्सिस में है, यानी 8k कैप है वो। तो अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई तो है नहीं, जे भी है नहीं, के 3 8 जेड 24 आंसर आ गया। तो ये आपने ध्यान से देख के रखना है, तो वो फ्लक्स ऐसे लगा देना है। ठीक है। अगर बॉडी पे चार्ज नहीं, नेट फ्लक्स 0 होता है। इस चैप्टर में ना अभी 2-3 चीजें और है, जैसे ये लाइन चार्ज है, देखो है ना, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है। इससे पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऐसे बना सकते हैं। अभी माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था, तो वो अभी ऐसे ही कर्व बन जाता है, कोई खास बात नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज के कारण बोले या स्फेरिकल बॉडी के कारण बोले तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका ग्राफ भी आर स्क्वायर के इनवर्सली है। आर का भी ऐसे ही होता है, आर स्क्वायर का थोड़ा सा और कर्व बन जाता है, मतलब बनने सारे कर्व हैं, ये इतना टेंशन नहीं लेनी। अगर शीट या प्लेट की बात करें, शीट और प्लेट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, शीट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और प्लेट के कारण कितना होता है सर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों का इतना ही फर्क है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनडिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये भी हमें क्लियर है, ये हमने सारे के सारे पॉइंट याद करने हैं। तो ये फॉर्मूला भी इनफाइनाइट शीट का आप ये याद होना चाहिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो इसके ऊपर शीट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आना भी चाहिए। तो शीट के कारण ऐसे 2 शीट बना देंगे, प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, 2 सिग्मा है। वो पूछेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आपने ना क्यू नॉट रख देना बस। इसके कारण शीट के कारण निकालने, शीट है दोनों।
तो ये कितनी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये माइनस भी इसको खींचेगा, यानी इसके कारण नेगेटिव के कारण होगा सिग्मा 2 सिग्मा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सर समझ में आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन माइनस नहीं लेना इसका, हमने डायरेक्शन देखनी है, इधर खींचा, दोनों को ऐड कर दो, कितना आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, वो दैट इज आंसर। इस पॉइंट पे बात करें क्यू नॉट, ये क्या कह रहा है, आजा मेरे पास, ये कह रहा है दूर भाग जा, ये इसको खींचेगा तो ये इस साइड है, इसका नेगेटिव नहीं लिया, इसकी डायरेक्शन का जरूर नेगेटिव ले सकते हैं। पहले वैल्यू लिख देते हैं 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 सिग्मा था, फॉर्मूला तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन 2 सिग्मा ही इसका सिग्मा है, तो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण ये इधर भागेगा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप मान लेंगे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो भी आंसर आएगा वो देख लेना। ऐसे क्यू नॉट इधर रखेंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अब पॉजिटिव हो गया, देखो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, देखो डायरेक्शन देखनी है, ये कहेगा चल भाग, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जो ग्राफ बनाओगे यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो वो ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू लेकिन बढ़ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव जीत जाएगा, पॉजिटिव हार जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर तीनों जोन में कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये शॉर्ट थी थोड़ी सी, कोई ना कोई चीज जरूर रहेगी होगी, कोशिश करो करने की। ओके बाय बाय।